हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख रखा है, दिस इज़ टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो द मोटिव ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ what is preprocessor, what is compiler, what is assembler, what is linker, what is loader and what is memory। और एग्जैक्टली प्रीप्रोसेसर कंपाइलर जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बेसिक सा आप लोग को प्रोग्राम पढ़ाया था। बेसिक सी प्रोग्राम काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी मैंने। कुछ भी आपको ना डेटा टाइप्स पढ़ाए ना वेरिएबल्स पढ़ाए ना ही सी की कोई थ्योरी पढ़ाई। डायरेक्टली आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझाया कि हाउ टू टेक द यूज़र, हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी। तो जिस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को प्रोग्राम पढ़ाया है, तो अभी आप लोग कुछ प्रोग्राम्स और पढ़ेंगे। उन प्रोग्राम्स को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आइडिया होने वाला है कि एग्जैक्टली सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं। दो हेडर फाइल्स, ये मैं राइट वाला जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इनके बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। पहले थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों को मैंने बताया दिस इज़ व्हाट हेडर फाइल्स, इस हेडर फाइल का नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस पूरी लाइन को हेडर फाइल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंशन एच है, ठीक है। STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है, कंसोल इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है। हर एक लाइब्रेरी सी की क्या प्रोवाइड करती है, फंक्शंस प्रोवाइड करती है। हम इन हेडर फाइल्स को या फिर लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इनके फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। STDIO का कौन सा फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था? printf scanf। कूनियो का कौन सा यूज़ किया था? गेट सेज। आई नो कि गेट सेज का मीनिंग में भी अभी आप लोगों के लिए करनी है। जब तक डेमो नहीं दिखाऊंगा तब तक आप लोगों को गेट सेज से एग्जैक्टली मतलब नहीं पता होगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि फंक्शन की पहचान होती है फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द फंक्शन। मेन, always remember main is recognized by your well recognized by your compiler, means कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को अगर पढ़ना शुरू करता है तो पूरे प्रोग्राम में वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है। अगर उसे मेन मिल गया तो मेन से ही वो प्रोग्राम को रीड करना शुरू करेगा। उसके ऊपर वाला कुछ भी एरिया आपका कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। तो मुद्दा ये है कि फिर अगर कंपाइलर यहाँ से पढ़ना शुरू करता है तो इन दोनों लाइनों को कौन प्रोसेस करता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो इन दो लाइनों को प्रोसेस करता है मतलब एग्जीक्यूट करता है, उसका नाम होता है प्री प्रोसेसर। क्या नाम होता है? प्री प्रोसेसर। अभी बताऊंगा प्री प्रोसेसर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, वो बात की बात है। कंपाइलर आपके प्रोग्राम को यहाँ से पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहले हम लोग हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी आपको कोई टास्क मिले, उस टास्क में आप लोग कितने वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो कि आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू यूज़र से इनपुट कराने लगेगी, तो मतलब 3 वैल्यूज़ इनपुट करानी। इसका मतलब मुझे मेमोरी में कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए? 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए। उन मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम होगा, वो वेरिएबल नेम होगा। तो एक तरीके से आप जो भी यूज़र से वैल्यू डालोगे वो कहाँ स्टोर होगी? आपके वेरिएबल्स में स्टोर होगी। तो कितने वेरिएबल्स चाहिए? 3 वेरिएबल्स चाहिए सर। एक में प्रिंसिपल स्टोर होगा, एक में रेट स्टोर होगा, एक में टाइम स्टोर होगा। तो खास बात यह है, जो आपके प्रिंसिपल रेट के लिए मैंने 3 वेरिएबल लिए। PRT आप कुछ भी ले सकते हो, आप प्रिंसिपल पूरा एक वेरिएबल ले सकते हो, रेट ले सकते हो, PRI लिख सकते हो, आप जो वेरिएबल्स का नाम लेना चाहो वो ले सकते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए इतना समझो। खास बात अब मुद्दा ये है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर बताया था वो इंटीजर टाइप के नंबर से। अब मान लो, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इन तीनों वेरिएबल्स को कॉमा लगा के लिखा हुआ। कॉमा लगा के मतलब होता है कि सारे वेरिएबल्स सिमिलर टाइप के हैं। अगर जैसे सपोज दैट मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता, मान लो कि अगर मैं यहाँ लगा देता P, R, और यहाँ सेमीकोलन, तो इतने बस सेम टाइप के होते हैं। ऐसा ही किसी और टाइप का होता है। वो किस टाइप का होता है वो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ता। ये तो सेमीकोलन नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमा से अगर कोई भी वेरिएबल सेपरेटेड है, इसका मतलब सारे के सारे सेम टाइम के। किस टाइप के? फ्लोट टाइप के हैं। फ्लोट टाइप के वेरिएबल है तो किस टाइप की वैल्यू रिसीव करेंगे लोग? फ्लोट टाइप की, मतलब यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो फ्रैक्शनल खास बात होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, मतलब होल नंबर। और जो आपका फ्लोट होता है वो इंटीजर प्लस
फ्रैक्शनल, दोनों तरीके के नंबर स्टोर करता है। तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल की वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकता है, तो हम इंटीजर क्यों लें भाई, हम फ्लोट ले लें, एक जनरल ले लें कि भाई चाहे यूज़र फ्लोट डाले, फ्रैक्शनल वैल्यू डाले, चाहे आपका इंटीजर वैल्यू डाले, वो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप यूज़र से पी आर टी की वैल्यू इनपुट कराओगे तो उसके लिए 3 वेरिएबल्स लगने वाले हैं और जो रिजल्ट आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेव होगा, तो इसका मतलब टोटल 4 वेरिएबल्स आपके लगने वाले हैं। तो पहली लाइन में ऑलवेज रिमेंबर, जब कंपाइलर इस लाइन को पढ़ता है तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जब भी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है तो कंपाइलर 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें। पहला, कंपाइलर सोच लेता है पी आर टी, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनका टाइप क्या है? फ्लोट। मतलब ये चार के चारों किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे? फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। दूसरा काम कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, इन सभी को इनके इस डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पेस एलोकेट कर देता है। पी किस टाइप का, फ्लोट किस साइज का होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि भाई 4 बाइट का, तो पी के लिए 4 बाइट की मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया, आर के एलोकेट कर दिया, टी के लिए एलोकेट कर दिया, और आपका एस सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 बाइट सभी के लिए एलोकेट कर दिया। एक और काम, ऊपर से जब भी मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा, ये उनकी मेमोरी लोकेशन नेम है, तो ऑलवेज रिमेंबर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उनका एड्रेस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जैसे 100 मान लो, 150 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, कुछ भी आप लोग अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, पहला काम हो गया। मैं दोबारा से प्रीवियस लेक्चर वाला थोड़ा सा समझा के तभी आगे बढ़ूंगा। अगेन, जैसे आप बात मान लो कि भाई आपको यूज़र से पीआरटी की वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी है, तो आप लोग क्या करोगे? पीआरटी की वैल्यू भाई यूज़र से कहोगे प्लीज़ एंटर द 2 नंबर्स, या प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी, या फिर प्लीज़ एंटर द प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम। तो आप लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे। कुछ भी प्रिंट कराने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है, दैट वन इज प्रिंटर। तो प्रिंटर पढ़ते ही कंपाइलर समझ जाता है मुझे कुछ प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी। अगर आप समझदार यूज़र हैं तो इस मैसेज को पढ़ोगे तो आप लोग अपना कीबोर्ड निकालोगे और 3 नंबर्स को इनपुट करोगे। दोज नंबर्स आर रिसीव्ड बाय स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब होता है टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। जैसे स्कैनफ पढ़ेगा कंपाइलर, वो समझ जाएगा अरे मुझे कुछ यूज़र से इनपुट लेना है। क्या लेना है? परसेंटाइल एफ। अगर परसेंटाइल एफ है तो समझ जाएगा अच्छा मुझे कुछ एक फ्लोट टाइप की वैल्यू यूज़र से रिसीव करनी, 2, अच्छा मुझे कुछ 2 फ्लोट टाइप की वैल्यू रिसीव करनी, अच्छा 3, अच्छा मुझे ना 3 फ्लोट टाइप की वैल्यू रिसीव करनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज रिलेटेड टू फर्स्ट, सेकेंड वन इज सेकेंड, थर्ड वन इज थर्ड। तो ध्यान दो, जो वैल्यू आप लोग इनपुट करोगे वो वैल्यू कहाँ स्टोर होने वाली है? पहला एड्रेस ऑफ पी, दूसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ आर, तीसरी वैल्यू एड्रेस ऑफ टी। तो एड्रेस ऑफ पी क्या है? 100। मान लो आपने फ्लोट की वैल्यू प्रिंसिपल डाला आपने 2.0, आर की वैल्यू आपने डाली 1.0 और टी की वैल्यू डाली आपने 1.0। मतलब कुछ इस तरीके से आपने वैल्यू डाली। आप फ्लोट में डाल सकते हो, फ्रैक्शनल में डाल सकते हो। इतना काम हो गया, मेमोरी स्टोर होगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? राइट टू लेफ्ट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन राइट में होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और वो कहाँ असाइन हो जाएगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट में। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 200, इसको थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये 100 ले लेते हैं और ये 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप लोग बताओ PRT इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी रिजल्ट होगा, वॉट एवर द कैलकुलेशन इज, दैट कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होगी सिंपल इंटरेस्ट की, वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट, एक बात बताओ, जो आपका रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर हुआ? मेमोरी में स्टोर हुआ। अगर मेमोरी में स्टोर हुआ तो अब हम उसे क्या कराना पड़ेगा? प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है, आप डायरेक्ट लिख दो प्रिंट ऑफ परसेंटाइल एफ SI। तो जो भी SI की वैल्यू होगी परसेंटाइल एफ को रिप्लेस कर दिए। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। तो खास बात यह है कि जब भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना हो तो देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। व्हेन यू वांट टू प्रिंट एनी वैल्यू देन यू नीड टू मेंशन द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ नंबर। तो प्रिंट आप कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? तो स्क्रीन पे लिख के आएगा द सिंपल इंटरेस्ट इज, और कभी भी परसेंटाइल एफ प्रिंट नहीं होगा, उसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट किया गया। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, गेट CH होगा और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि ये तो आपने ओवरव्यू समझ लिया कि इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है ना। अभी मैं एग्जैक्टली करने ये वाला हूँ कि ये जो कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम रन होता है ये बैकग्राउंड में कैसे रन होता है। बैकग्राउंड का मतलब इंटरनली कैसे रन होता है। अगर आपको इस प्रोग्राम को रन कराना है तो आपके स्टेप क्या होंगे? आप इसे सेव करोगे .c से, है ना। फिर इसे आप क्या करोगे? कंपाइल करोगे।
कंपाइल करने की आपकी कमांड रहती है, टर्बो सी पे अलग रहती है, जीसीसी कंपाइलर पे अलग रहती है। उसके बाद आप क्या करोगे, रन कराओगे। तो कंपाइलर आपकी जो भी एरर्स होंगी, सिंटैक्टिकल एरर, रन टाइम एरर, देयर आर सो मेनी एरर्स ओवर देयर जो कंपाइलेशन टाइम पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे एरर्स। एरर ठीक करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को जैसे ही रन कराओगे तुरंत ही आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो होने लगेगा। ये टारगेट होता है। बट एग्जैक्टली इंटरनली वर्क कैसे करता है, ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, एक होते हैं आपके कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, मैं जनरली रफली बता रहा हूँ। तो लैंग्वेजेस अगर सही मायने में कहा जाए तो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक तरीके से वो जो यूज़र अंडरस्टैंड कर सके, मींस जो हम लोग पढ़ के लिख के हम लोग सीधा सीधा, मतलब जैसे इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज है, हिंदी हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो कंप्यूटर होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, हमेशा आप लोगों को बचपन से सिखाया गया कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंबली लैंग्वेज और सेकेंड वन इज योर मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज नथिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वंस। जो भी जैसे मैं आपको बहुत, देखो यार, जिन लोगों को डिटेल में जाना, मेरी एक और प्लेलिस्ट है COA, वहाँ आप लोग नंबर्स के बारे में अगर पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए आप इतना समझो कि जैसे मैं कुछ लिखूँ, मान लो मैंने जो सी लैंग्वेज में लिखा C=A+B, तो ये स्टेटमेंट जो है इंटरनली, अगर हमारा टारगेट ये है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी में जब स्टोर होता है तो वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में स्टोर होता है। पहली चीज़, पहला पॉइंट, किस फॉर्म में स्टोर होता है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में, मतलब 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों को बताया कोई भी प्रोग्राम आपका कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। रन कहाँ होता है, CPU में। कहाँ रन होता है आपका, CPU में रन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, CPU में रन होता है, बट किसकी हेल्प से रन होता है, रैम की हेल्प से या मेन मेमोरी की हेल्प से, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन इज सेकेंडरी, सेकेंड वन इज प्राइमरी। तो जब भी आप प्रोग्राम सेव करोगे वो कहाँ होगा, प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में। जब भी उसे रन कराओगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, मेन मेमोरी। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे जैसे आप लोग कोई भी प्रोग्राम सेव करो, चाहे वर्ड की फाइल सेव करो, चाहे डॉक फाइल सेव करो, वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में होता है। व्हेन यू वांट टू रन योर सी प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम, देन यू नीड टू ट्रांसफ़र दैट प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आपको लेके जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि CPU जो आपके प्रोग्राम को उठाएगा वो रैम से ही उठाएगा। वो देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, देयर इज ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सो वी कैन ट्रांसफर आर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो इतना ध्यान रखो, कभी भी कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए, जैसे VLC सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो बना किससे होगा, प्रोग्राम से बना होगा। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, रैम चाहिए। रैम क्या है, मेमोरी है। तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो आपकी रैम मतलब मेमोरी की हेल्प से एग्जीक्यूट होगा। इतनी चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लो। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्या होने वाला है, थोड़ा सा आइडिया लो, ठीक। असेंबली लैंग्वेज एग्जैक्टली होता है ये, आप लोग ऐसे समझो, मान लो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा C=A+B, तो ये किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला है ये क्या है, लेकिन वो सॉरी मतलब ये सबको समझ में आने वाला क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज एक तरीके से मिड लेवल लैंग्वेज होगी, जहाँ पर आप लोग अगर असेंबली लैंग्वेज में सी स्टेटमेंट को लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ऐड A, B। इन्हें बोलते हैं नीमोनिक्स। क्या बोलते हैं, नीमोनिक्स। मतलब ऐसा होता है कि मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, वो 0-1 में होती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। तो हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं उन्हें कुछ मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, जैसे एडिशन को ऐड लिख दोगे, सब्ट्रैक्शन को सब लिख दोगे, वो आपका मीनिंगफुल हो गया। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है, वो आप लोग आगे चल के सीखने वाले हो। बस इतना आइडिया समझ लो कि आपका कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो ये आप लिखते हो इंटरनली, पहले वो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तब उसके बाद फाइनली जब वो मेमोरी में आपका प्रोग्राम स्टोर होता है तो वो ऐड 0-1-0-1-0 कुछ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, A कुछ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, B कुछ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ये होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ों को सुने। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर,
कभी भी आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमेशा पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले दिया जाता है प्री प्रोसेसर को। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्री प्रोसेसर आपके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ वही लाइन को अंडरस्टैंड करता है जो लाइनें आपकी हैश से स्टार्ट होती है, हैश सिंबल से। हैश इज़ द स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल से जो स्टार्ट होती हैं उनको प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस करने का एग्जैक्टली मतलब क्या, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, देखो एग्जैक्टली देखो, वैसे ये डिटेल हो जाएगी थोड़ी, बट स्टिल एक आइडिया समझो। मान लो इतना तुम लोगों ने इतना आप लोगों ने 7-8 लाइन का प्रोग्राम लिखा। इस पूरे प्रोग्राम के आउटपुट आपको क्या मिला? एक क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही जैसे प्रिंटफ के मात्र लिख देने से पता चल रहा है ये प्रिंट कर रहा है, स्कैनफ के मात्र लिख देने से ये पता चल रहा है ये यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा है। लेकिन एग्जैक्टली इनकी डेफिनेशन, मतलब इनका भी प्रोग्राम, जैसे हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो मेन फंक्शन लिख रहे हैं, मेन का इतना बड़ा कोड। ऐसे प्रिंटफ का तो कहीं डेफिनेशन लिखा होगा, मतलब जैसे प्रिंटफ हवा में तो वर्क नहीं कर रहा है ना, कि प्रिंटफ जो है आपका प्रिंट कर रहा है। कैसे प्रिंट कर रहा है? जैसे मैंने मात्र सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 10 लाइनें लिखी हूँ, प्रिंटफ मात्र एक वर्ड लिखने से उसका टास्क पता चल गया नहीं ना। तो इस प्रिंटफ का प्रोग्राम यहाँ लिखा होगा, स्कैनफ का प्रोग्राम इस लाइब्रेरी के अंदर लिखा होगा, गेटसीज का प्रोग्राम इस लाइब्रेरी के अंदर लिखा होगा। तो एग्जैक्टली करता क्या है, प्री प्रोसेसिंग टाइम पे जो भी इन लाइब्रेरीज के अंदर कोड होता है वो एक तरीके से आपके प्रोग्राम में कॉपी कर देता है। या फिर इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो कि प्री प्रोसेसर आपके 2 लाइनों को प्रोसेस करता है, मतलब कि भाई प्रिंटफ को इससे कनेक्ट करने का काम हो गया, या फिर एग्जैक्टली सही मायने में देखा जाए तो प्रिंटफ हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटफ को जो कोड होगा वो इंटरनली सब कुछ कनेक्शन कर देगा। या फिर सही मायने में कहूँ तो एग्जैक्टली ये लाइन समझो, जैसे प्रिंटफ का कुछ प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को आपके प्रोग्राम में वो कॉपी कर देगा जो कि आपको दिखेगा नहीं। मे भी हो सकता है ये लाइन अभी भी आपको ना समझ में आ रही है, तो हैव सम पेशेंस, डोंट वरी। जब मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, फंक्शन पढ़ाऊँगा, एक पूरा एक चैप्टर है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ाऊंगा तो प्री प्रोसेसर की ही डिटेल है, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझो, जो लाइनें हैश से स्टार्ट होंगी इनको प्री प्रोसेस कौन करेगा? प्री प्रोसेसर। ठीक, खास बात ये होती है प्री प्रोसेसर इन 2 लाइनों को प्रोसेस कर देगा और प्रोड्यूस करेगा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है जो आपका मेन से शुरू होता है। मेन मतलब करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होगी। मैंने आपको बताया जो भी कोड होगा वो किसे दे देगा? कंपाइलर को। कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को कोड करेगा और कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में। किस में? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप की होगी, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो पहले खास बात है कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करेगा लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करने का मतलब C=A+B जैसी लाइन को कुछ इस फॉर्म में, ऐसी कुछ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मुद्दा ये है, असेंबली लैंग्वेज इज रिसीव्ड बाय असेंबलर। अब देखो, कंपाइलर और असेंबलर 2 टर्म्स लिखी हुई, तो कंपाइलर असेंबलर में डिफरेंस इतना है कि कंपाइलर किसी भी टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर किसी भी टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, बट असेंबलर ओनली अंडरस्टैंड्स असेंबली लैंग्वेज। बट असेंबलर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज मीन्स जो भी कंपाइलर होगा वो ले लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करेगा, बट असेंबलर जो होगा वो उसको असेंबली लैंग्वेज, मतलब कंपाइलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बट मशीन में नहीं, असेंबली लैंग्वेज में उसे असेंबलर रिसीव करेगा। असेंबलर ओनली अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, वो उसको रिसीव करेगा और उसके बाद रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है। रीलोकेटेबल कोड इज़ नथिंग इज़ योर मशीन कोड। मशीन कोड कहो चाहे ऑब्जेक्ट कोड कहो, ये आपका मेन कोड होता है जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स करता है, या फिर जो आपकी मेमोरी में इस फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाता है? मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाता है। ये पूरा प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया इंटरनली। अब मुद्दा है दूसरा, आपका बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, बट आपका जो प्रोग्राम है वो जब सेव हुआ होगा मेमोरी में, किस मेमोरी में सेव हुआ होगा? सोचो सोचो सोचो, जैसे आपका प्रोग्राम जो सेव हुआ होगा वो कहाँ स्टोर हुआ होगा? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। एम आई राइट? भाई .c से या कोई भी फाइल सेव करते हो आप, तो CD ड्राइव में सेव होता है। तो CD क्या है? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में सब कुछ स्टोर हो रहा है ना। तो मुद्दा ये है कि मुझे अपने प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से लेके जाना है मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी मतलब रैम की हेल्प से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि रैम से ही आपका CPU इंटरेक्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये मुद्दा ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ स्टार्टिंग के लेक्चर्स जाके देखो, मेमोरी और पहला ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक, मशीन लैंग्वेज कोड के बाद एक एस्पेक्ट आता है लिंकर। लिंकर एग्जैक्टली क्या करता है, ध्यान से सुनना। जैसे एक तरीके से होता है कि भाई रन कराने से पहले कंपाइल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है, बट एक बार सारे हम लोग होता है कि कोई भी मशीन स्टार्ट करने से पहले
उसके सारे पुर्जे उर्जे चेक करते हैं। इस तरीके से लिंकिंग क्या करता है कि प्रिंटफ इस लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, स्कैनफ की कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, सारे फंक्शंस जो भी ब्रेक हो रखे हैं, मतलब मान लो हो सकता है अभी तो आप जो मैं लाइन बोलूँगा वो समझ में नहीं आएगी, बट फ्यूचर में जब आप फंक्शन पढ़ोगे तब लाइन समझ में आएगी कि मान लो कि एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अपने 5 फंक्शंस में ब्रेक किया हुआ है, तो उन 5 फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करने का काम लिंकिंग करता है, लिंकर करता है। ठीक है, लिंकर होने के बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लोडर। लोडर एग्जैक्टली क्या होगा, जो भी प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी में होगा उसे कहाँ ले जाएगा, मेन मेमोरी में ले जाएगा। लोडर सेकेंडरी प्रोग्राम से मेन मेमोरी ले जाएगा और जैसे ही मेन मेमोरी में जाएगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज द वे हाउ योर प्रोग्राम विल run. So this is all about the basic aspects of compiler, assembler, linker, loader and basic programs हम लोग 2 सीख चुके हैं। आगे आगे आने वाले टाइम्स में हम लोग बहुत स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तो मैं एकदम बिलो लेवल प्रोग्रामिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर in few days. Thank you.